Hello everyone, welcome to Sutra India, your go-to destination for defense studies and social science. Today, we are going to explore the timeless wisdom of Kautilya's Arthashastra and its relevance to modern strategic thoughts. Let's start the topic. 6वीं शताब्दी में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, देश नाम की कोई चीज नहीं थी। छोटे छोटे राज्य थे जो एक दूसरे की भूमि, संपत्ति आदि छीनने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर भी व्यापार की प्रगति, मुद्रा के प्रचलन और नगरों के उत्थान ने धार्मिक बौद्धिक आंदोलन के रूप में जहां एक और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन किए, वहीं उन्हीं परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवस्था में भी युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। कौटिल्य या चाणक्य, इनका नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य आखिर थे कौन? अक्सर ही यह प्रश्न उठता है। एक ओर जहां उन्हें कुटिल कूटनीतिज्ञ माना जाता है, तो दूसरी ओर बिखरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला भी मानते हैं। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग आजकल के अर्थशास्त्र के रूप में नहीं होता था, बल्कि राजशास्त्र या राजनीति शास्त्र के पर्यायवाची के रूप में होता था। राजशास्त्र के लिए कुछ और भी शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे शासन शास्त्र, नृपशास्त्र, दंड नीति आदि। इस वीडियो में हम जानेंगे कौटिल्य की उन स्ट्रेटेजिक थॉट्स के बारे में, उन विचारों के बारे में जो प्राचीन काल के साथ साथ आज मॉडर्न इंडिया में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं या लाए जा रहे हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस। चलिए, सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। लोग इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे। अर्थशास्त्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि पहले के टाइम में अर्थशास्त्र का यूज आजकल के अर्थशास्त्र के रूप में नहीं होता था। तो उस टाइम अर्थशास्त्र केवल अर्थनीति नहीं थी, इसमें आपको युद्ध नीति, गुप्तचर तंत्र, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, इन सब की भी जानकारी पूर्ण रूप से मिलती थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में बताई गई रणनीतिक अवधारणाएं कौन सी हैं। कौटिल्य ने रणनीति के 4 स्तंभ बताए हैं। 4 उन्होंने सिद्धांत दिए हैं जो कि प्राचीन काल के साथ साथ आज की भी राजनीति में प्रयोग की जा सकती है। सबसे पहला सिद्धांत है उनका सप्तांग सिद्धांत, दूसरा मंडल सिद्धांत, फिर आता है शाटगुड़े नीति और चौथा है युद्ध व गुप्तचर नीति। चलिए, अब हम आते हैं सप्तांग सिद्धांत पर। सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी। सप्तांग, जैसा कि इसका नाम है, सप्तांग मीन्स 7 अंग। जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरह चाणक्य ने यहाँ पर राज्य को एक शरीर माना है और उसके 7 अंगों की व्याख्या की है। मतलब राज्य को उन्होंने मान लिया एक शरीर और उसके 7 अंगों के बारे में उन्होंने बताया है और उसी पर उनकी ये थ्योरी बेस्ड है। राज रूपी शरीर का जो पहला अंग है वो है स्वामी। ठीक है, स्वामी मीन्स राजा या जो कोई भी लीड कर रहा हो। ठीक है, स्वामी मीन्स होता है राजा। ठीक है, स्वामी यहाँ पर हम बात करते हैं किसी राज्य की राजा की, जो लीड कर रहा हो। अगर आप आज के समय के हिसाब से देखें तो आज आप किसी भी देश में स्वामी मीन्स आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मान सकते हैं। दूसरा अंग इन्होंने बताया अमात्य। अमात्य मीन्स मंत्री या सलाहकार मंडल। ये वो मंडल होता है, मंत्रिमंडल, जो राजा को सलाह देते हैं। ठीक है, आपने जब भी राजाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपने मंत्रिमंडल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लाइक अकबर बीरबल टाइप। आज के समय में अगर देखा जाए तो आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास उनका अपना कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो हाँ, पहले के टाइम में जिस तरह स्वामी के साथ अमात्य होते थे, राजा के साथ मंत्री होते थे, आज भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनकी अलग अलग फील्ड होती है। मतलब अलग अलग फील्ड के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तीसरा अंग इन्होंने बताया था जनपद। ठीक है, जनपद मीन्स क्षेत्र व जनसंख्या।
जनपद आपने सुना होगा। जनपद का अभिप्राय यहाँ पर जनता से है कि जनता का पार्टिसिपेशन कितना है। जनता के पार्टिसिपेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। चौथा अंग इन्होंने बताया है दुर्ग, ठीक है, या रक्षा ढांचा, ठीक है। दुर्ग, पहले के टाइम में जो दुर्ग बनाए जाते थे तो वो कहीं ना कहीं रक्षा के पर्पज से बनाए जाते थे। रक्षा के समय में आप हमारे सैन्य अड्डों या सीमा सुरक्षा को भी इस दुर्ग से कंपेयर कर सकते हैं। पांचवा जो अंग इन्होंने बताया है वो है कोष, आर्थिक संसाधन, मीन्स धन। किसी भी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इकोनॉमी। किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसकी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये कोष जो टर्म है ये इकोनॉमी को ही, इकोनॉमी के संदर्भ में ही आता है, ठीक है, देश की। आज के समय में भी जो रक्षा बजट या जीडीपी की हम बात करते हैं, छठवां अंग इन्होंने बताया है दंड, मीन्स सैन्य बल। जैसे आज के समय में हमारे पास आपको जल सेना, थल सेना, वायु सेना देखने को मिलती है। सातवां अंग इन्होंने बताया है मित्र। यहाँ पर मित्र मीन्स आपको यहाँ पर मित्र का मतलब ऐसे देश जो आपके कूटनीतिक सहयोगी हों, उनकी भी बात की जा सकती है। या आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे मित्र देशों का गठबंधन आज के समय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो गठबंधन भी आप यहाँ पर मित्र, जो आपको आखिरी अंग बताया गया है सप्तांग थ्योरी का, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के टाइम में भी कूटनीतिक सहयोगी होते थे, राज्यों के मित्र देश भी होते थे और शत्रु देश भी हुआ करते थे। तो मित्र देश जो हमारी सहायता करे, जो मित्र देश ऐसे देश होते थे जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते थे। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र देश जाने जाते हैं, जिनके साथ हम किसी ना किसी रणनीतिक गठबंधन में बंधे हुए होते हैं। तो ये 7 अंग चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताए हैं, ठीक है, कि ये 7 अंग जो होते हैं इनके बारे में चाणक्य ने बताया है। और इन्हीं 7 अंग की जो थ्योरी है इसी को हम सप्तांग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मंडल सिद्धांत पर। मंडल सिद्धांत या मंडल थ्योरी, राजा का पड़ोसी उसका शत्रु होता है और उसका पड़ोसी मित्र होता है। हमारा जो पड़ोसी देश होगा वो हमारा शत्रु है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश का जो पड़ोसी देश होगा वो हमारा मित्र होगा। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है और हम अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करते हैं या हमारा पड़ोसी देश हम पर आक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा मित्र राष्ट्र हमारी सहायता कर सकता है। मंडल सिद्धांत का चक्र ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है, ये है मंडल सिद्धांत का चक्र। बीच में आपको राजा दिख रहे हैं, एक तरफ आपको मित्र, दूसरी तरफ शत्रु, ऊपर मित्र का मित्र, नीचे शत्रु का मित्र। देखिए, जो केंद्र में स्थित राजा होता है, मित्र मीन्स क्या होता है, जो हमारे दुश्मन का मित्र हो, अरि का शत्रु। यहाँ पर मित्र से क्या मतलब है, मित्र राजा हमारे कौन होंगे, हमारे मित्र राजा ऐसे राजा होंगे जो हमारे दुश्मन के दुश्मन होंगे, ठीक है। ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वही कि जो हमारे शत्रु राजा हैं उनका जो शत्रु होगा वो हमारा मित्र होगा। अरि, अरि मीन्स होता है शत्रु। अरि कौन होगा, हमारा सबसे पास का प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, ठीक है। जो हमारा सबसे निकटतम कॉम्पिटिटर होगा, हमारा पड़ोसी राज्य होगा, वो हमारा शत्रु है। मित्र का मित्र कौन होगा, आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड है तो वो कौन होगा, वो भी आपका सहयोगी राज्य ही माना जाएगा, वो कंट्री भी आपकी सहयोगी ही मानी जाएगी, वो भी आपकी मित्र देश में ही उसकी भी गिनती होगी। और शत्रु का मित्र, अरि का मित्र, अरि मीन्स शत्रु, शत्रु का मित्र क्या होगा, शत्रु के मित्र से हमें बचकर रहना है, क्योंकि वो जो शत्रु का मित्र है वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर दूसरे अस्त्र का खतरा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये जो चाणक्य का सिद्धांत है ये आज भी हमारे देश में, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर होता है, उसी के समान ये माना गया है ये सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, मंडल सिद्धांत। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम शाटगुड़े नीति, युद्ध व गुप्तचर नीति के बारे में जानेंगे।